46। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कोसली रेलवे स्टेशन के बाजार क्षेत्र से जहाँ रेलवे लाइन होकर के गुजरती है उसके अंडरपास के निर्माण के बारे में पूछा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि इस रेलवे अंडरपास निर्माण के लिए 520 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। रेलवे द्वारा 27/12/21 को जीएडी को मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन जो अप्रोचेज रोड है उसके साथ बिल्ट अप एरिया होने के कारण स्थानीय निवासियों ने स्वीकृत अलाइनमेंट के विरोध किया था। इसलिए हमारे डिपार्टमेंट ने जो रेलवे की जगह ही है उसमें ही यू आकार का अंडरपास बनाने के लिए मंजूरी ली। कुछ एक दो बारी कोई ऑब्जेक्शन लगने के बाद अब ये 2/3/26 को मंजूरी दे दी गई है, मिल गई है हमें, और हम इसको अब डिटेल्ड डिज़ाइन बना करके और रेलवे को दे करके और 3-4 महीने के अंदर अंदर मैं समझता हूँ कि वहाँ से आ जाएगा और उसके बाद इसका टेंडर लगा करके हम बना देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूँ, ये 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा मनोहर लाल जी द्वारा घोषणा की गई थी और इसको अभी लगभग 10 साल हो गए हैं और अब इसकी रेलवे की भी मंजूरी आ गई। मेरे तो आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द बनवाया जाए। ठीक, धन्यवाद। जल्द से जल्द बना देंगे। पहले वो विरोध हो गया था लोगों का, इसलिए दोबारा करनी पड़ी, इसलिए टाइम लग गया। ठीक। श्रीमती कृष्णा गहलोत। पर्सन नंबर 147। जी मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सोनीपत के राई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मुरथल गांव की पेयजल आपूर्ति तथा अपशिष्ट जल सीवरेज के उचित निस्तारण की व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन पूछा है। इसका जवाब है हाँ जी, बिल्कुल इस पे डिपार्टमेंट विचार कर रहा है। गांव मुरथल में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए और गंदे पानी निस्तारण के लिए सीवरेज प्रणाली की प्रदान करने का एस्टिमेट तैयार किए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम ये जो हमारे जो भी गांव 10,000 या उससे ऊपर की आबादी होती है उस पर हम महाग्राम योजना के तहत जो एसटीपी का और सीवरेज का और 135 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से पानी देने का काम हम करते हैं और इससे की गांव की जनसंख्या 16,722 ऑलरेडी है जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार, और इसमें हम 3 ट्यूबवेलों से सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ट्यूबवेलों का पानी की क्वालिटी निरंतर उस एरिया के अंदर जो है वो खराब हो रही है। इसलिए हम गांव से हम पता कर रहे हैं कि हमें जो है अगर जो जमीन गांव उपलब्ध करा देता है वाटर वर्क्स के लिए भी, और जो हम एसटीपी वगैरह बनाएंगे क्योंकि उसके लिए जगह चाहिए हमें, तो हम जैसे ही हमें गांव इस पे जमीन उपलब्ध करा देंगे तो हम इसको जल्दी ही महाग्राम योजना के अंदर लेकर के हम पानी भी और सीवरेज का प्रबंध भी इसके अंदर करवाने का काम करेंगे। जी अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूँगी कि ये गांव मेरा सबसे बड़ा है और ढाबों के लिए जाना जाता है जी मुरथल। यहाँ लगभग छोटे बड़े ढाबे लगभग 27-28 के करीब है, तो वो बाहर से आने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा बस गए हैं। आज के दिन यहाँ पर आबादी लगभग 35 से 40 हज़ार के बीच है जी, और केवल गांव में 3 ट्यूबवेल लगे हुए हैं और बहुत गहरे होने के कारण पानी की क्वालिटी बिल्कुल खराब हो गई है जी। और ये महानगर की योजना में भी आता है, मंत्री जी ने जैसे अभी बताया है, ये शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज के लिए पात्र है हर तरीके से। पर मैं मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि मुरथल में पानी की अच्छी व्यवस्था दिल्ली शाखा नहर है जी, जो गांव बड़वासनी से आती है, वहां से पानी लाकर जल घर का निर्माण किया जाए ताकि हमारी समस्या का हल हो सके। पानी की निकासी के लिए भी एसटीपी का जो मंत्री जी ने अभी बताया है जमीन के बारे में, मैं जमीन ऑलरेडी प्रस्ताव करके आपके विभाग को मैंने भिजवा रखा है। मुरथल गांव में ये एसटीपी बन जाए ताकि 35-40 हज़ार लोगों का जो पानी निकासी है या सीवरेज सिस्टम की तकलीफ है उसे जल्दी से जल्दी दूर किया जाए जी। और आए दिन ढाबों की वजह से, फैक्ट्रियों की वजह से हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है जी। मुरथल विशेष तौर से आप सब जानते हैं
मशहूर सभी गाँव का है। ध्यान परोठों की तरफ चला गया। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने कहा कि गांव ने जमीन की सहमति दे दी है, अगर जमीन की सहमति दे दी होगी तो हम जल्दी ही इसको जितना जल्दी हो सकेगा महाग्राम योजना के अंदर लेकर के उसके अंदर 135 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से मैं आश्वस्त करता हूं कि हम नहरी पानी के व्यवस्था करके नहरी पानी दे करके और उसका एसटीपी वगैरह बनाने का हम काम करेंगे। ठीक। श्री राम कुमार कश्यप। क्वेश्चन नंबर 148। जी मंत्री जी। 147 है 8 148। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इंद्री बाईपास पुनर्निर्माण की बात पूछी है। ये हाँ श्रीमान जी, हमारे ये जो है प्रस्ताव विचाराधीन है। इसमें इंद्री बाईपास की लंबाई 2.9 किलोमीटर की है और इसकी चौड़ाई जो है वो 7 मीटर की ऑलरेडी जो ये बनी हुई है और सिंचाई विभाग की अनुमति 2019 में इसकी मिली थी और 2023 तक डीएलपी पीरियड के अंदर भी है। अब क्योंकि ये चौड़ी करने की बात माननीय सदस्य ने कही है तो हमने जो इरिगेशन विभाग है उसने अपनी मंजूरी हमें दे दी है और हम इसको कम से कम 10 मीटर चौड़ा तो इसको हम करवाएंगे। अभी हमारी है इसमें, इसके लिए हमें क्योंकि फॉरेस्ट को ज़मीन चाहिए और फॉरेस्ट को ज़मीन के लिए हमने ज़मीन भी चिन्हित हम कर रहे हैं, उसको करवा करके इसको बनाने का काम हम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूँगा, जो इंद्री शहर है ये 20,000 की आबादी का शहर बन चुका है और आने जाने के लिए इसमें केवल एक ही सड़क है, मेन रोड। इस सड़क से जो है जो हमारे गन्ने की ट्रालियाँ बासों सुगुर मिल को जाती हैं, आने जाने का साधन वाहन बहुत बढ़ गए हैं। तीसरा जो बहुत ज़रूरी है, जो चुगामे के पास, गढ़ी बिरबल के पास, जमुना के साथ लगता जितना भी माइनिंग का काम है, चाहे मेरे हल्के में चाहे दौर में, ज़्यादा वाहन जो है वो यहाँ से होकर के गुजरते हैं, जिसकी वजह से शहर में जाम लगा रहता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा भी इसको 4 लेनिंग बनाने का काम करेंगे, क्योंकि इस बाईपास पे जो है जो हमारी अनाज मंडी भी लगती है, स्कूल भी लगता है और जो जरूरी है ये जिला न शहर कुरुक्षेत्र, करनाल और लाडवे को जोड़ने का काम करेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा भी इसको 4 लेनिंग बनाने का काम करें। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने अभी अधिकारियों से आज ही चेक भी करवाया है, इसको हम 4 लेन पे विचार कर रहे हैं और जैसे ही हमारी जो वन विभाग को जो जमीन देनी है वो दे करके हम इसको बना देंगे। ठीक। आज वन मंत्री जी भी हाउस में है, मेरा वन मंत्री से भी निवेदन रहेगा भाई जब भी आपके पास मजूरी के लिए आए इनसे इसकी जल्दी मजूरी दिलाने का अलग काम इनके दफ्तर में जाके बात करना। श्री रणधीर पनियार। श्री रघुवीर तेवतिया। 150 जी। जी मंत्री जी। जी हाँ श्रीमान, खे और गए में जी नहीं श्रीमान। जी अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पलवल और बल्लभगढ़ के बीच की बात करी है मैंने। उस दिन भी मैं पलवल की बात कर रहा था, उस दिन भी बीच की बात कर रहा था। पलवल और बल्लभगढ़ के बीच में मेरा क्षेत्र पड़ता है 20 किलोमीटर। पलवल में भी 4 गांव मेरे नगर परिषद में आते हैं। पलवल से निकलते पहला गांव अगवानपुर पृथला हल्का में, इधर बल्लभगढ़ से निकलता केलगांव और खानावली पहला गांव हमारा है। लेकिन पलवल और बल्लभगढ़ के बीच में 5 स्टॉपेज हैं, 5 के 5 फ्लाईओवर हैं। तो जो बसें हैं ऊपर से निकल जाती हैं और आसपास के जो गांव, कम से कम 50 गांवों के लोग सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि बस रुकती नहीं है। जिन्हें फरीदाबाद, दिल्ली, चंडीगढ़ या इधर मथुरा, आगरा, जहाँ भी जाना होता है वहाँ के लिए बस मिलती नहीं रोडवेज की, क्योंकि वो फ्लाईओवर के ऊपर से जाती हैं। और नीचे इधर उधर से गांव लगे हुए जो सड़कें हैं, एक एक जो बस स्टैंड है, जैसे पृथला है, पृथला के आसपास कम से कम 20 गांवों के लोग आते हैं। इसी तरह सीकरी के वहाँ आते हैं, इसी तरह केलगाम के वहाँ थे, इसी तरह बघौला के वहाँ थे, इसी तरह आलापुर के वहाँ थे। लेकिन सुविधा नहीं मिलती, फिर वो केवल वहाँ ज़्यादा किराया देके 3 व्हीलर लेते हैं, उसमें समय भी ज़्यादा लगता है और पैसा भी ज़्यादा लगता है। जी मंत्री जी।
तो वो जगह खाली पड़ी, कम से कम बनाया जाए टोल पर। अध्यक्ष जी, जो गदपुरी टोल पलवल के मुख्य बस स्टैंड से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी है और बल्लभगढ़ से केवल 11 किलोमीटर दूरी स्थित है। राज्य परिवहन पलवल बल्लभगढ़ मार्ग पर बस स्टैंड निर्माण का मामला विचाराधीन है, लेकिन माननीय सदस्य जी ने चिंता जाहिर भी की है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे कहा है यदि वहां पर जमीन की उपलब्ध करा दी जाएगी तो 2 फेज का बस स्टैंड वहां पर बना दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मंत्री जी से कि वहां जगह उपलब्ध करा दी जाएगी। गदपुरी टोल के पास पंचायत की जमीन है और वो देने को तैयार है। उन लोगों से बात करने के बाद ये क्वेश्चन लगाया है। ठीक। लेकिन जितने भी क्वेश्चन लगते हैं आज तक एक नहीं, उन्होंने आपको आश्वासन दिया है। हमारे रघुवर तेवतिया जी हमारे वरिष्ठ विधायक हैं और लोगों की समस्या के बारे में जो इन्होंने अवगत कराया, हमने भी उसको देखा है नज़दीक से। हम जरूर वहाँ पर जो मंत्री जी ने कहा है कि 2 बेस का हम वहाँ एक बस स्टैंड बनाएंगे। बिल्कुल। और एक बात मैं भी इसमें मंत्री जी कहना चाहूंगा, मैं उन्हीं की बात रखना चाहूंगा जो उन्होंने कहा सभी बसें ऊपर से जाती हैं, तो लोकल जिले की बसें जो हैं उनको तो नीचे से जाना चाहिए, वो फ्लाईओवर के ऊपर से तो जा ही नहीं सकती, तो उतनी व्यवस्था तो जरूर होनी चाहिए। जी अध्यक्ष जी, जैसे आपने कहा है, ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा जहां पर बस स्टॉपेज है वहां पर और ब्रिज से न होकर के जो बस स्टॉपेज होंगे वहां इंस्पेक्टर ड्यूटी लगा दी जाएगी, बस स्टॉपेज से होकर बसें जाएंगी। श्री गोकुल सेतिया। क्वेश्चन नंबर 151 जी मंत्री जी। स्पीकर सर, सीएम अनाउंसमेंट नंबर 23272 के तहत ये प्रोजेक्ट लैंड की अनअवेलेबिलिटी के कारण पेंडिंग है, क्योंकि जो लैंड ओनर्स जो हैं वो कलेक्टर रेट से 2 गुना से भी अधिक की मांग कर रहे हैं। एक रिवाइज्ड प्रोजेक्ट विचाराधीन है जिसके तहत कम भूमि की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें मंगला गांव में ओपन ट्रफ चैनल और रिमेनिंग चैनल का निर्माण कच्चे चैनल के रूप में किया जाना प्रस्तावित है। लैंड अवेलेबिलिटी फाइनल होने तक प्रोजेक्ट की कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती। सर, 2019 की जो सीएम अनाउंसमेंट थी उस समय 16 लाख के करीब किले का रेट था, लेकिन उसमें हमारी किसानों की, हमारी किसी की कोई गलती नहीं। तकरीबन 7-8 साल से जो पेंडिंग ये प्रोजेक्ट हो गया सीएम अनाउंसमेंट के बावजूद, तो अब तो देखो रेट सारे ज़मीनों के बढ़ गए हैं। तो अब वो अगर रेट नहीं मिलेगा तो किसान किस प्रकार से ज़मीन दे देगा अपनी कम रेट में। तो यही हमारी मांग है कि दिंगतानी और बंबूर माइनर जो हैं, अब ओपन पानी हम नहीं मांग रहे, सारे किसान मांग रहे हैं कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन डल जाए। पब्लिक हेल्थ वाले भी डालते हैं, तो मैं समझता हूं कि अगर ये अंडरग्राउंड पाइपलाइन डल गई तो इससे तकरीबन 20 गांव का भला होगा। बड़े सालों से हमें अपनी जूतियां घिसाते को हो गए, हमें किसानों को, हमारे इलाके के लोगों को। और सीएम अनाउंसमेंट के बाद भी 7-8 साल बाद भी आज जो समस्या है वो वैसी की तैसी है और हम हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, ये काम करा दो, हमारे किसानों को बहाल कर दो। मंत्री देखिए माननीय सदस्य, ये सबसे पहले 148 एकड़ का प्रपोजल था और डिपार्टमेंट ने बहुत कोशिश करी कि वो वहाँ की ज़मीन मिले, लेकिन आपको पता है कि कलेक्टर रेट के साथ ही ये जब ये पूरे के पूरे ये जो ड्यू प्रोसेसेस पूरी होती हैं तभी ये इसको हुआ, ये पॉसिबल है, ये संभव है। फिर इसको, क्योंकि ये सीएम अनाउंसमेंट है कि आप सही कह रहे हैं, तो इसको फिर से री एग्जामिन किया और अब जैसे ओपन ट्रफ चैनल का प्रपोजल जो प्रस्तावित है कि अब 72 एकड़, अब एक नैरोअर चैनल वहाँ पे बनाने का प्रस्ताव है। और इसको आज भी हमने माननीय सीएम साहब के साथ उन्होंने डिस्कशन किया था और कल भी वहाँ के लोग मिले थे सीएम साहब से। और ये देखिए, क्योंकि ये अंडरग्राउंड पाइपलाइन की जो आप बात कर रहे हैं, ये भी हमने एग्जामिन करवाया, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे
सिल्ट बहुत ज़्यादा है, तो वो पाइपलाइन चोक हो जाएगी। तो ये बात आप समझ सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से इसको पूरा करना है और ज़रूर री एग्जामिन करवाएंगे। ठीक। पिछली बार भी रखा था, जब मेरी डिस्कशन कई ऑफिसर से हुई, तो वो कहते हैं अगर थोड़ी थोड़ी दूरी पे अगर इसके मेन हॉल बन जाए जिनको खुल के उसकी सफाई हो जाए तो वो सिस्टम जो है सारा सही हो जाएगा जी। ये एक है इस पे अलग। आपका जो विचार है वो विभाग के साथ बैठ के आप चर्चा करें उसमें। हाँ जी। और क्या उसमें बदलाव हो सकता है? सरकार की यही मंशा है कि ये काम पूरा हो और इसमें लगा हुआ है डिपार्टमेंट, क्योंकि कई चीज़ें फीजिबल नहीं है टेक्निकली, तो ज़रूर कहीं ना कहीं फिर से हम इसको री एग्जामिन करेंगे। श्री प्रमोद कुमार विज, क्वेश्चन नंबर 152। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पानीपत बाईपास निर्माण के बारे में कोई प्रस्ताव की बात कही है। अध्यक्ष महोदय, NH 44 पर बना मौजूद एलिवेटेड हाईवे मुख्य राजमार्ग यातायात की सुविधा प्रदान करता है और इस पे NH 709 पानीपत रोहतक खंड और NH 709 AD का पानीपत शामली खंड पानीपत शहर के पश्चिमी भाग में बाईपास के रूप में उपलब्ध है। इसके अलावा बरसत रोड से सोनाली रोड तक नाले संख्या 2 के किनारे 11.2 किलोमीटर लंबी 10 मीटर की चौड़ी रोड का निर्माण पहले ही हो चुका है और शेष जो 2.9 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण इसी किनारे पर हमारा प्रस्तावित है। ये बनने से पानीपत शामली रोड से इसको जोड़ देगा, जो पानीपत शहर के पूर्वी बाईपास के रूप में कार्य करेगा। हम जल्दी इसके जो 2.9 किलोमीटर की जो लंबी सड़क है ये बना देंगे ताकि उसमें जुड़ जाएगी, ये पूर्वी बाईपास के रूप में आपका काम करेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। पानीपत में चारों तरफ से जो हाईवे जा रहे हैं हमारे सभी 4 लेन हो चुके हैं और अभी वर्तमान में आपने एक बहुत बड़ा हमें गिफ्ट दिया। मैं कहूँगा कि पानीपत से लेकर जींद तक का भी 4 लेनिंग हो रही है और मंत्री जी ने जानकारी दी है, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन ये वेस्टर्न पार्ट की, ईस्टर्न पार्ट की है। आधा हाईवे हमारा बना हुआ है, अगर हम बाईपास बनाना चाहें लगभग 60% बाईपास बना हुआ है, लेकिन जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें काम होने वाला है। डाहर मोड़ से लेके उसको GT रोड तक लाना है, सुताना गांव से मतलोडा इसराना इधर से घूमते हुए। बहुत बड़ा काम नहीं है और हमारा बाईपास तैयार हो जाएगा बहुत कम खर्चे में। तो मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि इसकी आज सदन में हाँ कर दें, हमें बहुत बहुत धन्यवाद होगा। सप्लीमेंट्री बनती है, लेकिन आपकी अनुमति से जो प्रमोद विज ने जो ये बात उठाई है मैं उनकी बात से सहमत हूँ, उसको मान लिया। मैं भी जानता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पूर्वी बाईपास की बात तो मैंने कही, आज माननीय विज साहब ने उस पर साथ में अनुमोदित करने का काम किया है हमारे माननीय मंत्री जी ने। इस पर जरूर डिपार्टमेंट विचार करेगा, इसकी फिजिबिलिटी चेक करवाने का काम करेंगे। श्री निखिल मदान। सर, क्वेश्चन नंबर 153। जी मंत्री जी। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है कि क्या कॉलोनियों में पट्टे वाली संपत्तियां, लाल डोरे वाली या जो विस्थापित लोग 1947 के बाद देश में आए थे उनको जो जमीनें मिली थी, क्या उस पर जो जमीनें मिली थी उसका म्यूटेशन चढ़ना अनिवार्य है? हाँ, हर किसी जमीन का म्यूटेशन चढ़ना अनिवार्य है, नहीं तो रिकॉर्ड किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा। और म्यूटेशन चढ़ना अनिवार्य है कि किसी तरीके की अनियमितताएं या बेईमानी ना हो सके लोगों के साथ। अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर 2 बड़ी विशेष चीज़ें ऐसी हैं जो आज मेरे शहर सोनीपत के लोगों को तकलीफ आती है। जो एरिया ऐसे हैं जी जहां पर पुरानी बसावट है, पुराने रेजिडेंशियल एरियाज बन चुके हैं और अप्रूव्ड एरियाज हैं, उसके अंदर खसरा नंबर के अंदर रकबा ख़त्म हो चुका है और वहाँ पर इंतकाल नहीं चढ़ते। तो मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूँगा इस आपके माध्यम से कि एक तो कोई ऐसी स्पेशल ड्राइव चलाई जाए कि जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर इंतकाल नहीं चढ़ते उनके इंतकाल चढ़ाए जाए, ताकि ना तो वो अपना घर बेच सकते हैं ना वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं उस एरियाज़ में। और कुछ ऐसे केसेस हैं जो 1960 से लेकर 1985 तक जो रजिस्ट्रियाँ होती थी उसके अंदर रजिस्ट्रियों में इंतकाल और खसरा नंबर मेंशन नहीं होता था।
जब वो रजिस्ट्रियां हुआ करती थी पुराने समय में। तो आज उन रजिस्ट्रीज, उन एरियाज में जहाँ इंतकाल और खसरा नंबर नहीं था, तो उस टाइम पे सर उनको डायरेक्शंस और लोकेशंस या उनके अंदर मैपिंग करी जाती थी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके। तो आज वहाँ पर भी इंतकाल नहीं होते, वो भी हमारे शहर के बीच में बसे हुए एरियाज हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है